हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मांग फलन की और मांग को निर्धारित करने वाले घटकों की। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग फलन। पूरी वीडियो को देखिएगा तब अपनी कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग लगातार मिलते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं मांग फलन की। सबसे पहले मांग फलन क्या होता है? मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन। क्या होता है मांग फलन? वास्तव में मांग फलन क्या होता है? किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु की मांग, जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, हमें पता है कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सोचना होता है। वस्तु की कीमत कितनी होगी, क्या ये वस्तु खरीदने हमारे इस समय उपयुक्त होगा या नहीं होगा, तो ये तमाम चीजें हम देखते हैं। उसके बाद जो है वस्तु को खरीदते हैं। तो वस्तु की मांग और उसको तय करने के जितने भी निर्धारित तत्व होते हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन दो प्रकार का होता है। मांग फलन दो प्रकार का होता है। एक है सबसे पहला व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा होता है बाजार मांग फलन। दो चीज है, एक है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा है बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन है एक बाजार में एक उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। यानी कि बाजार में एक उपभोक्ता है, यहाँ पर एक उपभोक्ता की बात होती है। जब उस उपभोक्ता के द्वारा जितने भी मांगी गई मात्रा होती है और उसको मांगी गई मात्रा के जो निर्धारक तत्व होते हैं उसके बीच के संबंध को हम व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मांग फलन होता है इसको शो करते हैं dx इक्वल टू f फॉर फंक्शन ब्रैकेट px py t एंड y। इस फार्मूले से इस इक्वेशन शो करते हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनता है जिसमें dx क्या है, ये है मांगी गई मात्रा, f क्या है, ये है फलन। अब फिर है यहाँ पर px है जो वस्तु मांगी गई वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कीमत है। यहाँ पर फिर py का मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत का मतलब होता है कोई भी वस्तु, उससे संबंधित जो वस्तु होती है उस वस्तु की कीमत की पूरक वस्तुएं, और दूसरी है आपकी स्थानापन्न वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। उन वस्तुओं का जो फर्क पड़ता है उस वस्तु की कीमत। और फिर है यहाँ पर टी का मतलब होता है उपभोक्ता की रुचि एवं आदत, क्योंकि रुचि एवं आदत का भी बहुत ज्यादा। हमारी अगर आदत सफेद कपड़े पहनने की, हम हमेशा सफेद कपड़े मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो ऐसे उसकी आदतों का भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। और मेन उसके बाद है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय अधिक है तो अधिक वस्तु की डिमांड करेगा, आय इसकी अगर कम है तो कम वस्तु की डिमांड करेगा। तो ये है व्यक्तिगत मांग फलन। अब हम बात करते हैं बाजार मांग फलन की। बाजार मांग फलन का मतलब होता है
बाजार में वस्तु की मांगी गई कुल मात्रा तथा उसके निर्धारक घटकों के बीच संबंध। यानी कि बाजार मांग जितनी होती है, बाजार में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा जितने भी वस्तु की मांग की जाती है और उसके जो निर्धारक तत्व होते हैं उसके बीच के संबंध को बाजार मांग फलन कहते हैं, जिसको दर्शाया जाता है dx इक्वल टू f ब्रैकेट px py ty p एंड y। अब यहाँ पर जो है dx है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। dx का मतलब है मांग की मात्रा, f का मतलब फलन, px का मतलब उसी वस्तु की कीमत जिसकी मांग की जा रही है, py का मतलब है संबंधित वस्तु की मांग, t का मतलब होता है उपभोक्ता की रुचि एवं आदत और y का मतलब होता है आय, उपभोक्ता की आय। अब यहाँ पर दो नए वर्ड आए हैं p और d। p का मतलब होता है जनसंख्या का आकार, यानी कि जिस वस्तु की मांगी जा रही है वहां पर लोग कितने हैं, तो जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार जितना ज्यादा होता है वस्तु की मांग भी उतनी ज्यादा होती है। जनसंख्या का आकार कम है तो वस्तु की मांग भी कम होगी। फिर है बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी बोलते हैं आय का वितरण। आय का वितरण, अगर आय का वितरण असमान है यानी कि कुछ लोगों के पास अधिक इनकम है, कुछ लोगों के पास कम है, तो अधिक इनकम वाले लोग अधिक डिमांड करेंगे और कम इनकम वाले लोग कम डिमांड करेंगे। तो ये है बस मांग फलन दो प्रकार के। अब मांग फलन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं मांग के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्व ऐसे कौन कौन से तत्व होता है जिससे हमारी मांग प्रभावित होती है। प्रभावित करने वाले कारक भी बोलते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है वस्तु की उपयोगिता। वस्तु की उपयोगिता, इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु की उपयोगिता का मतलब होता है जो वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होती है व्यक्ति के लिए, उस वस्तु की मांग उतनी ज्यादा की जाती है। जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती है उसकी मांग भी कम हो जाती है। दूसरा है पॉइंट नंबर 2, उपभोक्ता की आय। कंज्यूमर का इनकम बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर उपभोक्ता की आय ज्यादा है, उसकी इनकम में वृद्धि हुई है, तो वस्तुओं की मांग भी कम होती चली जाती है। और उपभोक्ता की आय अगर कम होती है तो उसकी आय भी इनकी डिमांड भी कम होती चली जाती है, मांग कम हो जाएगी। देन उपभोक्ता का आय का सीधा फर्क जो है वस्तु की मांग पर पड़ता है। आय में वृद्धि तो मांग में वृद्धि, आय में कमी तो मांग में कमी, यानी कि उपभोक्ता की आय में और वस्तु की मांग में हमेशा धनात्मक समान संबंध होता है। पॉइंट नंबर 3, आय का वितरण। समाज में अगर आय का वितरण ऐसा है कि कहीं पर कुछ वर्ग के लोग ऐसे रहते हैं जहां पर धनी होते हैं, उनके पास आय का बहुत बड़ा भाग है, और कहीं पर अगर गरीब तबके के लोग होते हैं, तो दोनों की जगह जो मांग का प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। तो जिनके पास आय ज्यादा होती है, उच्च वर्ग के आय वाले लोग, उनकी डिमांड भी उच्च कोटि की होती है, वो उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। हम मार्केट में चले जाते हैं तो वहां देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाए तो वहां पर आपको पता चल जाएगा डिमांड देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ठेले लेके चलते हैं और रैक में से जाते हैं, उनके बच्चे हैं, वो लोग हैं, जो पसंद है वो उठा के ठेले में अपने डाल देते हैं, बास्केट में डाल देते हैं और सीधा जाते काउंटर में बिल जमा करके आ जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां पर शॉपिंग मॉल में कोई भी खरीदने से पहले टैग देखते, प्राइस देखते, 2-4 चीजें मुश्किल से खरीदते हैं और आ जाते हैं। दोनों में अंतर ही है, एक ने अनलिमिटेड सामान खरीदा क्योंकि उसके पास इनकम ज्यादा है, और दूसरे ने कुछ ही चीजें खरीदा क्योंकि उसकी इनकम कम है, लिमिटेड। तो आय का वितरण मांग पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, वस्तु की कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत में और उस मांगी गई मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध इसलिए होता है
कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग हमेशा घट जाएगी। वस्तु की कीमत अगर घटती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा उपभोक्ता का ये होता है, हम सबका होता है कि कम कीमत पर ज्यादा वस्तु खरीदे और ज्यादा कीमत वस्तु की मांग हम कम कर देते हैं। जैसे वस्तु की, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आलू और प्याज का एग्जांपल। कुछ दिन पहले आलू का रेट बहुत ही कम था, 10 रुपए में 1.5 किलो, 20 रुपए में 2 किलो भी मिल रहा था। आज वही आलू का रेट जो है 40-45 रुपए हो गया है। देन पहले जब 10 रुपए किलो था तो हम एक बार में 2 से 3 किलो खरीद लेते थे और तमाम प्रकार की सब्जियां बना के खाते थे। अब आलू का रेट बढ़ गया है तो आलू का उपयोग भी कम कर दिया हमने। जब पहले 2 या 3 किलो आलू खरीदते थे 40 रुपए में 4 किलो, अब 40 रुपए में मात्र 1 ही किलो मिल रहा है, तो हम 1 ही किलो आलू की मांग करते हैं। यानी कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है उसकी मांग कम होती चली जाती है। यानी कि मांग पर वस्तु की कीमत का जो है यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव होता है, तो ये डायरेक्टली जो है कीमत से प्रभावित होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 5th नंबर, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर उससे रिलेटेड संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक है पूरक वस्तु और एक है स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है। जैसे हम बात करेंगे चाय और चीनी दोनों एक साथ बनता है। और स्थानापन्न वस्तु की बात करें अगर हम बात करते हैं चाय और कॉफी। चाय की जगह कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉफी की जगह चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चाय और चीनी का एक साथ प्रयोग होता है। चाय की कीमत बढ़ गई, लोग चीनी कम खरीदेंगे, चीनी की कीमत घट गई तो लोग चाय का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। उल्टा समय स्थानापन्न, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफी ज्यादा यूज करेंगे और कॉफी की कीमत बढ़ जाती है लोग चाय का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की जगह इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, भविष्य में वस्तु की कीमतें। अगर किसी वस्तु की कीमतें हमें लगे कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत अगर घट रही है तो जाहिर सी बात है वर्तमान में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? हमें लगेगा, अगर हम देखिए घर बनाने का सीमेंट सरिया चाहिए। अगर हमें पता चल जाता है कि 1 या 2 महीने बाद सीमेंट और सरिया महंगा होने वाला है बहुत ज्यादा, हम क्या करेंगे, सीमेंट और सरिया या फिर सीमेंट अभी ना करें, सरिया आज ही खरीद के रख लेते हैं, ईंटा आज ही खरीद के रख लेंगे ताकि उस समय ज्यादा भुगतान ना करना पड़े। उसके विपरीत अगर सीमेंट और सरिया के रेट हमें लगने लगता है कि भविष्य में जाके इसका कीमत जो है घट जाएगी, ठीक है, तो हम वर्तमान में इसको नहीं खरीदेंगे, हम भविष्य में उसकी कीमत घटने का इंतजार करेंगे, यानी कि उसका रेट वर्तमान में क्या हो गया, कम हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग ऐसे कारक है बहुत सारे जिससे हमारी मांग प्रभावित होती है। किसी वस्तु खरीदने से पहले हम सभी चीजों के बारे में जरूर ध्यान देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।